नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हैप्पीमोन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, 4 मेन पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि कोविड-19 की वजह से जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इनसिग्निफिकेंस सामने आ रही है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने या फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी तक कोविड-19 का इशू नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इस इशू पर किसी भी डिस्कशन को ब्लॉक कर दिया। सार्क का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूर हुई, सार्क के मेंबर कंट्रीज के बीच एक फंड भी इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन इसके अलावा सार्क ने भी इस क्राइसिस से निपटने के लिए अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। आप यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए। यूरोपियन यूनियन के बारे में तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं ये एक आइडियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। आपको भी पता है, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब लोगों की जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा आसान होती है यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ के बीच। बट देखो, जैसे ही ये महामारी फैली यूरोप में, तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ ने भी अपने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई अपना अपना देख लो, अपने हिसाब से इस महामारी से निपटो। आपस में जो कोऑपरेशन है यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ के बीच नहीं हो रहा है। सभी अपने अपने लेवल पर इस महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के समय में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये देखो बड़ी पावर्स के हाथों में खेल रही हैं। यानी बड़ी पावर्स, फॉर एग्जांपल चाइना के प्यादा बन के रह गई हैं। इनमें फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है और ज़्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिस्कस करती हैं, लेकिन बाकी इश्यूज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। वैसे देखो, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है, जैसे यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, ये ऑर्गेनाइजेशंस आज के समय की प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर सकती, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी के इश्यूज के हिसाब से बनाई गई हैं। तो ये पहला पॉइंट है जो डिटेल से डिस्कस किया जाता है राइटर के द्वारा, कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोलैप्स कर गई हैं, उनकी इनसिग्निफिकेंस सामने आ गई है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो राइटर के द्वारा बोला जाता है कि चाइना देखो इन क्राइसिस से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के इमर्ज होगा। चाइना ने इस महामारी पर अभी काबू पा लिया है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी धीरे धीरे चाइना में अभी रिकवर कर रही है। अभी चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे देशों में एसेंशियल किट्स चाइना ने एक्सपोर्ट की। इस वजह से चाइना की जो सॉफ्ट पावर है वो इंक्रीज हो रही है। वो बात देखो अलग है, राइटर ये सब बातें नहीं डिस्कस करते, किस प्रकार से विभिन्न देशों में गुस्सा है चाइना के अगेंस्ट कि उनकी वजह से पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है कि चाइना देखो इस मुश्किल की घड़ियों में विभिन्न देशों को जो मदद दे रहा है, इसका फ़ायदा उठा सकता है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सफल बनाने के लिए, या फिर इनकी जो बड़ी टेलीकॉम कंपनी है हुवई, ये कंपनी 5G ट्रायल कर्स के विभिन्न देशों में ये भी सुनिश्चित करने के लिए चाइना अपनी मदद का फ़ायदा उठा सकता है। चाइना के प्राइवेट सेक्टर ने भी अच्छा काम किया है कोविड-19 की महामारी से निपटने में, और जैक मा ने इसमें लीड किया है। जैक मा आपको पता है अलीबाबा के फाउंडर हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स किए और प्राइवेट सेक्टर को लीड किया इस महामारी से निपटने के लिए। और चाइना की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है इसे बढ़ा चढ़ाकर भी बता रही है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो राइटर के द्वारा कहा जाता है कि चाइना शायद इन क्राइसिस से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के इमर्ज होगा और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में और ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट, अब वर्ल्ड देखो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। विभिन्न देशों के बीच ट्रेड कम होगा, विभिन्न देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कम होगा, मतलब लोगों की जो आवाजाही है वो कम होगी। विभिन्न देश प्रोटेक्शनिस्ट की पॉलिसीज अपनाएंगे, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इससे ग्लोबलाइजेशन कमज़ोर होगा, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 90s के बाद
ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से आया और ऐसी सिचुएशन में बड़ी बड़ी एमएनसीज इमर्ज होकर आई, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस। और देखो इनमें से काफ़ी कॉरपोरेशंस ऐसी थी जिनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा था जो तो देखो कई सारे देशों की जीडीपी भी नहीं थी। इन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के पास बहुत सारी पावर होती थी। ये विभिन्न देशों की पॉलिटिक्स में भी आसानी से इंटरफेयर कर सकती। मतलब बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के द्वारा कई बार ये डिसाइड किया जाता था किसी देश में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ये सब डिसाइड करने में कई देशों में इन बड़ी कॉरपोरेशंस का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया और स्टेट कमज़ोर हो गया। स्टेट मतलब विभिन्न देशों की जो सरकारें थीं वो कमज़ोर हो गई। तो लोग कहने लगे कि देखो अब मार्केट फोर्सेस का ज़्यादा जोर है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस इमर्ज होकर आई हैं, तो स्टेट के पास कम पावर्स हैं, स्टेट का जो इन्फ्लुएंस है वो कमज़ोर हो गया है, स्टेट के पास जो कैपेसिटी है वो पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो ग्लोबलाइजेशन के ईरा में स्टेट धीरे धीरे गुम हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बन के आई। जैसे हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस किया। यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कि स्टेट का रोल इस ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, इन क्राइसिस के बाद स्टेट का जो रोल है वो फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी क्राइसिस से निपटने में स्टेट की जो भूमिका है वही दिख रही है। आप हमारे देश का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर विभिन्न देशों का एग्जाम्पल ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेट सबसे ऊपर है इस महामारी से निपटने में। तो क्राइसिस के खत्म होने के बाद स्टेट की जो कैपेसिटी है वो फिर से बढ़ जाएगी। स्टेट जो है वो इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाएगा, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। बट राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस होती हैं एमएनसीज, इनका एक प्रकार से विभिन्न देशों की गवर्नमेंट से एक अलायंस सा देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट्स इन पे डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, रेवेन्यू के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं ये भी विभिन्न देशों की सरकारों के बिना तो काम नहीं कर सकती किसी भी देश में। तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की पॉलिसी स्टेट्स के द्वारा अपनाई जाएगी ये तो देखो नहीं लगता। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि 90s के बाद मार्केट फोर्सेस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी, ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, सप्लाई चेन्स भी मार्केट के हिसाब से चलती थी। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न देशों में मांग उठने लगी है कि भैया चाइना जैसे देशों पे मत डिपेंड करो, खुद से ही प्रोड्यूस करो जो कुछ आपको चाहिए। तो ऐसी भावना के साथ विभिन्न देश इन बिग कॉरपोरेशंस को बोलेंगी कि भैया आप ये प्रोड्यूस कीजिए, यहाँ से सामान आप खरीदिए और इतना माल आप हमारे देश में ही रखिए, इनको बाहर मत ले जाइए ताकि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन से निपटा जा सके। तो इस प्रकार का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के द्वारा। एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा इन बिग कॉरपोरेशंस को, काफ़ी कंडीशंस लगाई जाएंगी इनके काम करने पर। लास्ट में कुछ जनरल पॉइंट्स बोले जाते हैं राइटर के द्वारा क्या क्या बदलाव आएगा। जैसे देखो, डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड में और ज़्यादा बढ़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि कई सारी कम्युनिटीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है इस महामारी को। फॉर एग्जांपल मणिपुर में एक महिला के ऊपर किसी ने थूक दिया ये कहकर कि आप कोरोना वायरस हो, आपने कोरोना वायरस फैलाया है। जिस पर्सन ने ऐसा किया उसने ये सोचा होगा कि ये जो महिला है वो चाइना की है। देखो, चाइना के लोगों की भी कोई गलती नहीं है इस महामारी के फैलने में। चाइना की जो सरकार है उसको आप दोषी ठहरा सकते हो, लोगों की कहीं पर भी गलती नहीं होती है। तो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी आइडेंटिटी के लोगों के साथ, वो देखो गलत है। नेक्स्ट राइटर ये बोलते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से माल इंपोर्ट करना कम कर देंगे फाइटोसैनिटरी मेजर्स का हवाला देकर। फाइटोसैनिटरी मेजर्स का हवाला देखो तब दिया जाता है जब कोई कंट्री कहती है कि आपके यहाँ से माल हम इंपोर्ट करेंगे, उससे हमारे देश में डिजीज़ फैल सकता है, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को नुकसान पहुँच सकता है। तो इनका बहाना बनाकर डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से कम माल इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, ट्रंप जो ये बात बोलते हैं कि बॉर्डर पे एक दीवार बना दी जाए, ट्रंप के जो आर्गुमेंट हैं वो अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इस प्रकार की दीवार को बनाने के लिए। मतलब रिफ्यूजीज़ की और माइग्रेंट्स की जो आवाजाही है एक देश से दूसरे देश में वो रुक जाएगी, क्योंकि जो लोग विरोध करते हैं उनके आर्गुमेंट्स अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि बाहर से आने वाले लोग हो सकता है महामारी फैला दें।
तो इसलिए माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज की आवाजाही अब रुक जाएगी। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि बॉर्डर स्ट्रोंगली रेगुलेट होना चाहिए ताकि दूसरे देश से कोई हमारे देश में ना आ सके, दीवार खड़ी कर दी जाए, फेंसिंग लगा दी जाए, ये आर्ग्यूमेंट्स हावी हो जाएंगे। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैप्पीमोन जैकब के आर्टिकल से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल ट्रेड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज वर्ल्ड की 1/3 से ज़्यादा जो जनता है वो लॉकडाउन के अंडर है, और ग्लोबल ट्रेड मतलब विभिन्न देशों के बीच होने वाला जो ट्रेड है वो तो देखो एकदम से रुक ही गया है। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ और जो मेडिसिन्स हैं उनकी सप्लाई ही एक देश से दूसरे देश में हो रही है। और WTO ने अंदाज़ा ये लगाया है कि 2020 में जो ये ग्लोबल ट्रेड है ये 13% से लेकर 32% के बीच श्रिंक कर जाएगा। ये देखो अभी की सिचुएशन के हिसाब से लगाया गया एस्टिमेशन है। रेंज इसलिए क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं अंदाज़ा लग पा रहा है। जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो आइटम्स हैं उनकी सप्लाई तो देखो भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। सर्विस सेक्टर इस वजह से प्रभावित होगा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल रुक गया है, और लॉकडाउन हटने के बाद भी इंटरनेशनल ट्रैवल एकदम से सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इस वजह से लेबर का ट्रांसपोर्टेशन मतलब लेबर का एक देश से दूसरे देश में जाना मुश्किल होगा। तो इस वजह से सर्विस सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। हमारे देश की जीडीपी में तो आपको पता है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, बट अच्छी बात यह है आईटी सेक्टर, हमारे देश का जो आईटी सेक्टर है वो देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्लाइंट्स को अभी भी सर्व कर रहा है इस मुश्किल की घड़ियों में। ज़्यादातर आईटी कंपनीज जिनके पास देखो फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं वो तो काम कर रही हैं। लॉकडाउन में भी आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ घर से भी काम कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये देखो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज मुश्किल की घड़ियों में भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्लाइंट्स का साथ दे रही हैं। दो चीज़ें देखो साफ हैं, एक तो ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक होने वाली है। ये जो क्राइसिस हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा इंटेंस हैं, क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन नहीं आया था, बट इन क्राइसिस के बाद सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ जाएगा। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी सारे देशों में ये मांग उठ रही है कि चाइना या फिर किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जो भी माल हमें चाहिए हम खुद से ही प्रोड्यूस करें। तो इसलिए ग्लोबल ट्रेड में कमी आएगी, सप्लाई चेन्स में और भी ज़्यादा डिसरप्शन आएगी। नेक्स्ट बात ये साफ है, अगर देखो ग्लोबल इकोनॉमी में किसी प्रकार की रिकवरी स्टार्ट भी होगी तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ से स्टार्ट होगी। और ये भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ से रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। लेकिन विभिन्न देश जो कोशिश करेंगे दूसरे देशों से कम चीज़ें इंपोर्ट की जाएं, अपने ही देश में मैन्युफैक्चर की जाएं चीज़ें, इससे जॉब्स भी ज़्यादा जनरेट होंगी जिनका नुकसान होगा इन क्राइसिस की वजह से। इन देशों को देखो एक बात ज़रूर याद रखने की आवश्यकता है, करंट फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे हैं, इनसे निपटने के लिए आप अगर बैरियर लगाते हो, मतलब विभिन्न देशों के साथ ट्रेड को अगर कम करते हो, तो बल्कि और ज़्यादा नुकसान होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मतलब प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज जो अपनाई जाएंगी विभिन्न देशों के द्वारा इन क्राइसिस के बाद, उन प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज से इकोनॉमिक को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, नुकसान कम नहीं होगा। ये मेन बात कही जाती है राइटर के द्वारा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।